तो इससे पिछला वाला क्लास में हम लोग आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक देखे थे। आज जो है आर्टिकल 19 से 22 तक है। इसमें जो है स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले तो 19 का 1 का ए में जो है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया हुआ है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है किसी को भी बोलने का अधिकार है। क्या करने का अधिकार है? बोलने का अधिकार है। तो इसी अधिकार में ही और क्या अधिकार आता है? तो जानने का अधिकार, कि आप कोई भी चीज को अपने बारे में जान सकते हैं। मौन रहने का भी अधिकार, आप चुप भी रह सकते हैं। उसके बाद है सरकार का आलोचना करने का भी अधिकार इसी में दिया हुआ है। 19 का 1 का बी में सम्मेलन का अधिकार दिया हुआ है। तो सम्मेलन का भी 19 का भाग दूसरा वाला में दिया हुआ है, शांतिपूर्ण निशस्त्र सार्वजनिक भूमि पर कर सकते हैं। तो अगर आपको सम्मेलन करना है तो शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं। ठीक है, बिना शस्त्र का कर सकते हैं। आपको सम्मेलन करना है तो आप तलवार बंदूक लेकर सम्मेलन नहीं कर सकते हैं। और अगला पॉइंट है कि सार्वजनिक भूमि पे कर सकते हैं। किसी के घर पे जाकर के हम लोग मीटिंग नहीं कर सकते हैं। अगर मीटिंग करना है तो जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है, सार्वजनिक भूमि है, उस पे जाकर के आप सम्मेलन कीजिए। और उस पे जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है अगर आपके सम्मेलन करने से देश के अखंडता, संप्रभुता, एकता, स्वास्थ्य, भाईचारा या सरकारी कर्मचारी, ठीक है, ये सब प्रभावित होता है। मेरा अखंडता, एकता, संप्रभुता, स्वास्थ्य, भाईचारा अगर प्रभावित होगा तो हम उस पर रोक लगा सकते हैं, ऐसा संविधान का कहना है। यहाँ पे हिंसा अलाउ नहीं है। तो सम्मेलन अगर आप कर रहे हैं तो आपको हिंसा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी समय किसी भी स्थान पर ये लागू नहीं है। और ऐसा सम्मेलन करना है, लोकतंत्र को ध्यान में रख करके सम्मेलन करना है। ऐसा नहीं कि लोकतंत्र का पूरा एकदम कचड़ा हो जाए, तो ऐसा सम्मेलन नहीं करना। तो ये कहाँ कब बोला गया था? तो शाहीन बाग केस 2020 में ये बात बोला गया था कि हिंसा स्वीकार नहीं है भाई सम्मेलन में। किसी भी समय किसी भी स्थान पर सम्मेलन मेरा स्वीकार नहीं है। लोकतंत्र को ध्यान में रख करके सम्मेलन करना है। अगला है 19 का 1 का सी, संघ बनाने का अधिकार, ग्रुप बनाने का अधिकार। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही है। इस पे भी हम लोग प्रतिबंध लगाया जा सकता है नैतिकता, लोक व्यवस्था, अखंडता और संप्रभुता के आधार पर। इसमें हड़ताल जो है स्वीकार है, पहले हड़ताल स्वीकार नहीं था। अगर हम लोग 19 का 1 का डी और ई देखते हैं एक साथ, तो कहीं पर भी भ्रमण करने का अधिकार है और निवास करने का अधिकार है। तो दो चीज है। तो डी में है भ्रमण करने का अधिकार और ई में है निवास करने का अधिकार। तो हम लोग कहीं पर भी कोई भी जगह पे घूम सकते हैं, कहीं पर भी कोई भी जगह पर जाकर के निवास कर सकते हैं भारत देश के भीतर। ऐसा नहीं कि विदेश में, देश के भीतर। तो लिखा हुआ है देश के भीतर हम लोग कहीं पर भी भ्रमण और निवास करने का अधिकार है। ठीक है, लोक हित में इसको जो है प्रतिबंध किया जा सकता है कि अगर खतरा हो जाए तो प्रतिबंध किया जा सकता है। नैतिकता, सार्वजनिक हित पर भी प्रतिबंध किया जा सकता है। ठीक है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट में बोला गया था कि अगर कोई एड्स का पेशेंट है तो उसको भी प्रतिबंध किया जा सकता है, क्योंकि ये सब फैलने वाला बीमारी होता है और वहां पे जाकर के दूसरे आदमी को भी एड्स का बीमारी दे दोगे तब। उसके बाद भ्रमण और निवास एक दूसरे का पूरक है। चलिए आगे देखते हैं। 19 का 1 का एफ में दिया हुआ है पेशा का अधिकार, यानी कि आप कोई भी धंधा को अपना सकते हैं भारत में, लेकिन वो धंधा कानूनी रूप से मान्य होना चाहिए। ऐसा नहीं ना कि आपको बंदूक रखने का अधिकार है, किसी को मारने का अधिकार है। पेशा मतलब क्या होता है? जो लीगल है, जो कानूनी रूप से मान्य है, वैसा कोई भी पेशा को आप जो है, कोई भी धंधा को आप अपना सकते हैं। राज्य द्वारा किसी भी पेशा पर एकाधिकार जमाया जा सकता है। मतलब कि अब जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी चीज है, मान लेते हैं बटर का यहाँ पे उत्पादन हो रहा है, राज्य इस पे एकाधिकार जमा लेता है, तो बटर का उत्पादन केवल और केवल राज्य करेगा। तो एकाधिकार राज्य कर सकता है कोई भी। उसके बाद 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 16 वर्ष का बुल जो होता है उसको हत्या करने का राइट नहीं है। हम लोग क्या करते थे कि बहुत सारा बुल को काट दिया जाता था। तो वो जो है किसका विरोध कर रहा है? तो विरोध कर रहा है आर्टिकल 21 का, क्योंकि आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार है। तो बुल का भी तो जीवन जीने का अधिकार है। तो अगर मार देते हैं तो उसका हत्या कर रहे हैं, तो ये भी राइट नहीं है। शराब पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 2016 में ये बात बोला गया था कि शराब पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसलिए देखो अब बिहार राज्य में जो है शराब पर प्रतिबंध है। इसमें क्या है? तो युक्ति युक्त प्रतिबंध 19 का 2 में दिया हुआ है
संविधान में परिभाषित नहीं है युक्ति युक्त प्रतिबंध क्या होता है, लेकिन जो राइट आपको दिया हुआ है उस पर जो रिस्ट्रिक्शन यानी कि प्रतिबंध लगाया जाता है उसी को युक्ति युक्त प्रतिबंध कहते हैं। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 20 में। तो आर्टिकल 20 में है दोष सिद्धि से संरक्षण से संबंधित अधिकार। तो ये आपराधिक मामला से संबंधित है। तो आर्टिकल 20(1) में जो है आपराधिक कार्य और दंड के बारे में दिया हुआ है। आर्टिकल 20 का 2(3) में इसका प्रक्रिया के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला है इसमें पॉइंट होता है भूतलक्षी प्रावधान। तो भूतलक्षी प्रावधान ये बोलता है कि अगर आप आज कोई क्राइम को किए हैं, ठीक है, तो आज हम लोग मान लेते हैं मर्डर किए हैं और मर्डर के लिए जो है 7 साल सजा है मान लेते हैं, और अगर इससे पहले 10 साल सजा था मर्डर का, तो ये कोई क्लेम नहीं कर सकता है कि इसको भी जो है 10 साल दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो 10 साल जो है उस समय था। वर्तमान समय में कितना है? 7 साल है। अगर वर्तमान समय में 7 साल मर्डर के लिए है तो उसको 7 साल का ही सजा मिलेगा, या वर्तमान समय में अगर 14 साल का है तो उसको 14 साल का ही सजा मिलेगा। ठीक है, पहले अगर मान लेते हैं कि फांसी पे लटका दिया जाता था, तो वो अभी अगर नहीं है वो कानून, तो वो अभी लागू नहीं होगा। जिस समय था जो कानून उस समय लागू होगा। बात समझ में आ रहा है ना? आगे क्या बोला जा रहा है? तो बोल रहा है विधि कानून विगत तिथि से लागू नहीं होगा, मतलब पहले का समय से यह लागू नहीं होगा, पहले का टाइम से लागू नहीं होगा। तो यहीं पे एक केस होता है रतनलाल केस, तो बोलता है कि अगर लाभ हो रहा है, जो भी गुनहगार है उसको लाभ हो रहा है, जो दोषी व्यक्ति उसको लाभ हो रहा है, तो लागू हो सकता है। आगे इसमें क्या है? दोहरी आपराधिकता। तो एक ही अपराध के लिए आपको 2 बार सजा नहीं दिया जा सकता है। तो इसमें क्या बोला जाता है कि अगर आप मर्डर किए हैं तो मर्डर का आप सजा काट के आ चुके हैं, तो फिर से वही मर्डर के लिए, सेम मर्डर के लिए आपको दोबारा सजा नहीं मिल सकता है। दोबारा फिर मर्डर कीजिएगा तो फिर सजा मिलेगा, लेकिन सेम मर्डर के लिए आपको नहीं मिलेगा सजा। ठीक है, तो जितेंद्र पंचाल केस में इसमें क्या बोला जाता है कि अगर विदेश का धरती पे एक मर्डर का सजा मिला हुआ है, तो भारत जब आइएगा तो भारत में भी उसको सजा मिल सकता है। भारत में सेम अपराध के लिए सजा नहीं है, लेकिन अगर तुमको मान लो तुम यहाँ से चोरी करके भागा, विदेश में तुमको सजा दिया, ठीक है, वही उसी के लिए फिर भारत आता तो भारत फिर से तुमको सजा दे सकता है। आगे क्या है इसी में? तो स्वयं के विरुद्ध क्या है? तो आपको साक्ष्य देने से संबंधित प्रावधान है। यहीं पे आपको नंदनी केस हुआ था जिसमें बोला था कि मौन भी आदमी रह सकता है, चुपचाप भी रह सकता है, और अपने खिलाफ जो है गवाही देने का भी अधिकार है, आपको साक्ष्य प्रकट करने का अधिकार है। तो यहाँ पे एक केस हुआ था रितेश सिंह केस, जिसमें बोला जाता अंगूठे का चिन्ह, फिंगरप्रिंट, ठीक है, खून का नमूना या हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर, खून का नमूना मतलब ब्लड टेस्ट, ठीक है, तो ये सब करवाया जा सकता है। रितेश सिंह केस में बोला गया। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य का जो केस था, इसमें बोला गया कि पॉलीग्राफी या नार्को टेस्ट जो होता है बिना सहमति के बगैर नहीं होगा। तो न्यायालय के सहमति के बिना अगर होता है तो आर्टिकल 20 और 21 का उल्लंघन माना जाएगा, क्योंकि अगर पॉलीग्राफ या नार्को टेस्ट होता है तो ये बहुत ही खतरनाक टेस्ट होता है। तुमको बेहोश करके इंजेक्शन भी दिया जा सकता है, इंजेक्शन दे करके सच उगलवाया जाता है कि आप ये क्राइम को किए हैं कि नहीं किए हैं, ठीक है, तो कभी ब्रेन मैपिंग भी किया जाता है। तो ये सब जो है आदमी का जानलेवा होता है, इसलिए जल्दी जो है नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं होता है, और अगर ऐसा होगा तो बिना अनुमति का नहीं हो सकता है, क्योंकि खतरनाक है। आप फिंगरप्रिंट देगा तो कोई खतरनाक थोड़ी है, इसलिए फिंगरप्रिंट, खून का नमूना, ये सब लीगल है, लेकिन ये सब जो है बिना सहमति का नहीं होगा। तो ह्यूमन राइट कमीशन जो है राष्ट्रीय मानव आयोग, मानवाधिकार आयोग, तो ये बोलता है कि पॉलीग्राफी या नार्को टेस्ट अगर कोई भी व्यक्ति का होता है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष होगा, ठीक है, तो वहां पे न्यायिक मजिस्ट्रेट रहेगा, उसके समक्ष ही आपको ये टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक, समझ में आ गया नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफी टेस्ट क्या होता है? जानलेवा है। अगला क्या है? अधिवक्ता की उपस्थिति में होगा, जो आपका वकील है उसके उपस्थिति में होगा। बहुत ऐसा फिल्म होता है ना, मूवी में कि जो पॉलीग्राफी में कुछ सच भी बोल रहा है तो उसको काट दिया जाता है, वो सब नहीं हो, इसलिए है बोला गया है कि अधिवक्ता की उपस्थिति में होता है, और सरकारी हॉस्पिटल में ही होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में ये चीज नहीं हो सकता है। समझ में आया? अब है आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 में जो है प्राण
एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में दिया हुआ है। तो इसी को बोलते हैं जीवन जीने का अधिकार। तो आदमी को शारीरिक रूप से तो ये अधिकार दिया हुआ है, प्लस गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, मतलब इज्जत के साथ जीवन जीने का आदमी को अधिकार होता है। इसी में आर्टिकल 21 में ही बताया गया है कि आप जो है अपना लाइफ पार्टनर यानी कि जीवन साथी चुनने का भी अधिकार है आपको, जिससे मन करे आप उससे शादी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। यहाँ पे वेश्यावृत्ति जो होता है इसको भी अधिकार दिया हुआ है कि आप वेश्यावृत्ति चला सकते हैं। ठीक है, गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया गया तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना जाएगा। अगर कोई भी आदमी को गिरफ्तार किया जाता है और उसका कारण नहीं बताया जाता है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है, तो ऐसे कंडीशन में ये भी जो है आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना गया है। ठीक है, इसमें गोपनीयता का भी अधिकार रखा गया है। गोपनीयता का अधिकार मतलब राइट टू प्राइवेसी। आप कोई भी चीज अपना प्राइवेट चीजों को जो है आप रख सकते हैं, अपना मोबाइल तक को भी। अगर आपसे बिना पूछे अगर आपका कोई मोबाइल भी छूता है तो आप उस पर जो है आर्टिकल 21 के तहत कोर्ट जा सकते हैं। ये आपका प्राइवेट चीज है। ठीक है, मोबाइल में बहुत सारा फोटोज होता है, डॉक्यूमेंट होता है, कोई कैसे देख लेगा। ठीक है, आगे है यहाँ पे निजता का अधिकार है। फिर क्या है, तो मसाज केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया जाएगा। तो बहुत सारा मसाज केंद्र होता है, वहां पे सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जाता है। ठीक है, तो ये इलीगल है, नहीं लगाया जाएगा। अगला है मेरा आत्महत्या। तो आत्महत्या करना आपका मौलिक अधिकार नहीं है। तो अपना जिंदगी अपने हाथ में नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि आप अगर आत्महत्या कर लेते हैं तो आप बच जाइएगा। तो आत्महत्या करना मौलिक अधिकार नहीं है। एक केस हुआ था कॉमन काउज और भारत संघ का 2018 में। इसमें बात किया गया था एक्टिव यूथेनेसिया और पैसिव यूथेनेसिया का। ठीक है, ये क्या होता है देख लेते हैं। तो ये इसका मतलब होता है दया मृत्यु। क्या है, दया मृत्यु। तो अगर मान लेते हैं कोई हॉस्पिटल में है और बहुत ही हेवी बीमार है, उसको बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है, तो कभी कभी क्या होता है कि तड़पने लगता है आदमी। उस समय उसका तड़प से बचाने के लिए उसको इंजेक्शन देकर मार दिया जाता है। ठीक है, तो अगर एक्टिव यूथेनेसिया है कि जहरीला इंजेक्शन देके अगर मार दिया जा रहा है तो ये असंवैधानिक है। पहला बात, बिना मंजूरी के आप नहीं कर सकते हैं ये चीज। दया मृत्यु कभी कभी स्वीकार होता है मंजूरी के साथ। आपको पूरा सिग्नेचर लिया जाएगा, आपका घर वाला का सिग्नेचर लिया जाएगा कि ऐसा ऐसा चीज है, वो तड़प रहा है। अब कोई आदमी स्वस्थ है, बोला कि हमको मान लो किसी को आत्महत्या करने का मन है, तो वहां जाके बोला हमको बहुत तड़प है भाई, हमको इंजेक्शन दे दो, तो ऐसे थोड़ी दे देगा इंजेक्शन। ठीक है, तो अगर ऐसे इंजेक्शन दे देता है, जहरीला इंजेक्शन, और मार देता है, तो एक्टिव यूथेनेसिया हो जाएगा। एक्टिव यूथेनेसिया हो जाएगा। लेकिन कोई देख रहा है कि बहुत ज्यादा तड़प रहा है, तो उसको जब पूरा उसके घर वाला से परमिशन लेके इंजेक्शन दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं पैसिव यूथेनेसिया, दया मृत्यु। बात समझ में आ रहा है ना। और इस पे सिग्नेचर इसलिए करवाया जाता है क्योंकि उसी का घर वाला कभी ब्लेम ना कर दे बाद में कि आप मेरा बच्चा को मार दिए। क्लियर है ना। तो आगे है निखिल सोनी केस भारत संघ का। इसमें संथारा जैन धर्म में प्रचलित है, ये उल्लंघन इसका नहीं करता है। संथारा धर्म से रिलेटेड बहुत सारा मिथ है कि फसल उगने से पहले वहां पे ब्लड चाहिए रहता है, ये सब बहुत सारा मिथ है। आर्टिकल 21 का ए में शिक्षा का अधिकार है। यही क्वेश्चन तुम उस दिन शो कर रहा था, याद है, शिक्षा का अधिकार किसमें है? तो आर्टिकल 21 का ए में है, डीपीएसपी में भी है, लेकिन आर्टिकल 21 ए में क्या बोला गया है? शिक्षा का अधिकार है। और 86 अमेंडमेंट 2000 के द्वारा इसको जो है भारत का संविधान में ऐड किया गया है, मौलिक अधिकार में ऐड किया गया है। भाग 4 डीपीएसपी के तहत 39 का एफ में भी ये चीज मिलेगा आपको। ठीक है, इसमें 6 से 14 वर्ष का बच्चा के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 45 में भी इसका उल्लेख है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 21। अब आता है 22 है प्रिवेंशन डिटेंशन। तो 22 मेरा क्या बोलता है कि गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित आपके पास क्या कानून है। तो गिरफ्तारी आर्टिकल 22(1)(2) को एक हिसाब से रखा गया है और 4 से लेकर 7 तक को दूसरा भाग में रखा गया है, आर्टिकल 22 में है। तो पहला है दांडिक निरोध। इसका मतलब क्या होता है कि आर्टिकल 22(1) में बोलता है कि आपको कारण जानने का अधिकार है। अगर आपको कोई गिरफ्तार करता है तो आप कारण जान सकते हैं कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद आप मनपसंद जो है एक एथी भी रख सकते हैं, आप मनपसंद अपना वकील भी रख सकते हैं। अगर आपके पास पैसा कौड़ी नहीं तो सरकार जो है फ्री का वकील आपको देगा। ठीक है,
आर्टिकल 22 का 2 में बोला जाता है कि 24 घंटा के भीतर, 24 आवर लिखा हुआ है, 24 घंटा के भीतर अगर कोई भी आदमी गिरफ्तार है तो उसको जो है मजिस्ट्रेट के सामने, कोर्ट के सामने उसको पेश किया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा 24 घंटे के भीतर। बात समझ में आया? तो केस 1 यहाँ पे क्या है, प्रज्ञा सिंह ठाकुर बनाम महाराज 2021 का 11 में बोला गया था, 2011 का केस है। न्यायिक हिरासत 22(2) का यूज कब नहीं होता है, तो कोई विदेशी शत्रु है, कोई विदेशी शत्रु है तो उसको जो है आर्टिकल 2 का इस्तेमाल नहीं मिलेगा। तो हम लोग जब पढ़ रहे थे नागरिकता, तो नागरिकता में 2 प्रकार का विदेशी के बारे में पढ़े थे। तो एक था मेरा मित्र, ठीक है, मित्र देश, एक था शत्रु देश। तो जो शत्रु देश होता है उसको आर्टिकल 22 का सुविधा नहीं मिलता है, वहां पे लिखा हुआ था, याद है ना, लिखा हुआ था कि उसको आर्टिकल 22 का नहीं मिलता सुविधा। तो कोई शत्रु देश का आदमी है, विदेशी शत्रु है, तो उसको आर्टिकल 22 का यूज नहीं मिलेगा कि आप जो है 24 घंटा के भीतर आपको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा, इस तरह का कोई राइट नहीं मिलता है। अगला है न्यायिक हिरासत। तो जो न्यायिक हिरासत में भी लिया जाता है उसको भी ये सारा अधिकार नहीं मिलता है, क्योंकि न्यायिक हिरासत का मतलब होता है कि कोर्ट में आप बैठे हुए हैं, कोर्ट में आप बैठे हुए हैं और कोर्ट में ही आपको पता चलेगा कि ये गुनहगार है, तो डायरेक्ट बोल देगा ना जज कि इसको गिरफ्तार कर लो, तब जो है उसको 24 घंटा के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। एक है हुसैन आरा खातून बनाम गृह सचिव का केस 1979 का। इसे बोलता है राज्य द्वारा जो है निःशुल्क विधिक सहायता भी दिया जाएगा। तो अभी यही चीज बताए थे कि अगर कोई भी आदमी के पास वकील रखने का पैसा नहीं है तो राज्य का ये दायित्व बनता है कि वो जो है उसको निःशुल्क एक विधिक सहायता दे, कानूनी हेल्प करे उनको, ठीक है, नहीं तो फिर केस कौन लड़ेगा। इसी में इंपॉर्टेंट है निवारक निरोध, प्रिवेंशन डिटेंशन, पीडी, प्रिवेंशन डिटेंशन। अगर कोई आदमी कोई भी क्राइम नहीं किया है तो भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, मतलब अपराध होने से पूर्व भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। हो सकता है पुलिस को कोई टिप दे दे कि ये लड़का जो है, एक्स नाम का कोई लड़का है, ये कोई क्राइम करने वाला है, आने वाला 15 अगस्त में जो है बम फोड़ने वाला है। तब 15 अगस्त आएगा, बम फोड़ने का इंतजार तो नहीं किया जाएगा ना, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इसी को बोलते हैं प्रिवेंशन डिटेंशन। तो इसके लिए पहली बार कानून जो है 1950 में बनाया गया था और उसको मैक्सिमम जो हम लोग 3 महीना तक के लिए गिरफ्तार कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? मैक्सिमम हम लोग उसको 3 महीना तक के लिए गिरफ्तार कर सकते हैं। उसको कारण बताया जा सकता है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया है, लेकिन अनिवार्य नहीं है कि उसको कारण बताया जाएगा कि आप क्यों गिरफ्तार हैं, लेकिन आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा बिना अपराध किए भी, प्रिवेंशन डिटेंशन के तहत। आगे क्या है, व्यक्ति को इसके विरुद्ध की गई कार्रवाई का विरोध करने का अधिकार प्राप्त होता है, तो आप कोर्ट कचहरी कर सकते हैं। अगर 3 महीना से अधिक समय के लिए गिरफ्तार किया जाता है, अगर मान लेते हैं कि 3 महीना से अधिक समय के लिए उसको, उस व्यक्ति को जिस पे हम लोग क्या, जो सस्पेक्ट है उसको रखना है, तो उसके लिए एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाता है जिसमें 5 मेंबर्स होते हैं। और वो लोग जो है, संख्या ऐसे निर्धारित नहीं है लिखा हुआ है, लेकिन 5 जनरली होता है, ठीक है। तो उसमें डिसाइड किया जाता है कि इसको जो 3 महीना से अधिक के लिए रखा जाएगा कि नहीं रखा जाना चाहिए। बोलो। अगर जैसे कि होता है क्या, कोई भी जेल लेके जाता है पुलिस, तो उसमें 24 घंटा के भीतर कोर्ट में पेश करना है। हाँ, तो प्रिवेंशन डिटेंशन में नहीं होता कि 24 नहीं, तो 24 घंटा में जो है, जो रास्ता में आने जाने का जो समय है वो सब काउंट नहीं होता है, ठीक है। देखो, ब्रिटेन में जो है ये प्रिवेंशन डिटेंशन को 2012 में समाप्त कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में जो है ये अल्पकाल के लिए रखा गया है कि कोई कोई समय में इसको लागू किया जा सकता है। कनाडा में जो है जब इमरजेंसी होगा, आपातकाल होगा, उस समय प्रिवेंशन डिटेंशन को लाया जाता है। इजराइल जो है इसमें प्रिवेंशन डिटेंशन को जो है प्रशासनिक हिरासत बोला जाता है। तो ये था पूरा आर्टिकल 22। तो ये हो गया आर्टिकल 22। आगे हम लोग देखते हैं आर्टिकल 23 और 24, ठीक है। तो आर्टिकल 23 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आर्टिकल 23 हमारा बताया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, यहाँ पे एक चीज
याद रखने वाला पॉइंट है किसी भी व्यक्ति के लिए, तो किसी भी व्यक्ति में यहाँ पे महिला भी शामिल है, ठीक है, और चाइल्ड भी शामिल है। तो आर्टिकल 23 में जो बताया गया है कि शोषण अगर किसी का हो रहा है तो उसके विरुद्ध क्या उसका राइट बनता है, यहाँ पे महिला का भी अगर शोषण हो रहा है तो उसका क्या अधिकार है, और अगर कोई बच्चा है उसका शोषण हो रहा है तो उसका पास क्या अधिकार है। ये नागरिक और गैर नागरिक विदेशी दोनों को ही ये प्राप्त है, ठीक है। ये राज्य और निजी व्यक्ति के विरुद्ध है, मतलब इसके लिए हम लोग राज्य के खिलाफ भी जा सकते हैं, और कोई व्यक्ति के द्वारा भी आपका शोषण किया जा रहा है तो उसके खिलाफ भी जा सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि महिला और बच्चा का मानव शरीर का खरीद बिक्री पे रोक है। तो एक तो एक्सटर्नली लड़की लोग को बेचा ही जाता है, साथ साथ बच्चा लोग का भी जो है इंटरनल ऑर्गन का भी बहुत सारा हैवी धंधा होता है। कभी किडनी निकाल के बेच दिया जा रहा है, तो आंख निकाल के बेच दिया जा रहा है, ये सब, ठीक है ना। तो इसके खिलाफ ये चीज लाया गया था। तो एक है यहाँ पे, एक लाया था अनैतिक शोषण अधिनियम 1956 का, इसका संबंध है वेश्यावृत्ति से। तो बोला जाता है कि वेश्यावृत्ति करना कोई अपराध नहीं है। अगर कोई वेश्यावृत्ति में संलग्न है तो वो अपराध नहीं है, लेकिन उसको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, तो अगर वो चीज चल रहा है वेश्यालय कहीं पर, ठीक है, तो वो जो है एक सार्वजनिक स्थल से 200 मीटर का दूरी पे होना चाहिए। बस समझ रहा ना, कहीं पे बीच मार्केट में हम लोग ये सब नहीं कर सकते, तो 200 मीटर का दूरी अनिवार्य है। आर्थिक लेन देन स्वीकार नहीं है। अगर इस दंड में किसी को, अगर ये शर्त कोई पूरा नहीं कर रहा है और पकड़ा गया है तो उसको जो है 2 साल का सजा और 2000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। बात समझ गया। आईपीसी का धारा 372 373 में वेश्यावृत्ति के लिए बच्चा को आयातित करना अपराध माना गया है कि अब बच्चा को जो है वहां पे नहीं भेज सकते हैं। बहुत से सब बच्चा को, जैसे कि 18 से 18 साल से कम उम्र का लड़की लोग को भी सब जगह पे भेज दिया जाता है, तो वो सब अलाउ नहीं है, ठीक है। तो बोला जाता वयस्क वेश्यावृत्ति एक पेशा है, लेकिन बच्चा वाला जो वेश्यावृत्ति है वो पेशा नहीं है। समझ में आ रहा ना। वयस्क मतलब मेच्योर्ड वुमेन अगर ये सब में संलग्न है तो भाई ठीक है, लेकिन बच्चा को अब इसका गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता है। इससे जो है बच्चा लोगों को पृथक रखा जाएगा। अगर कोई वैश्या है या वैश्यालय में काम कर रहा है तो उसका बच्चा को हम लोग एथी नहीं कर सकते, टॉर्चर नहीं कर सकते, टोंट नहीं मार सकते हैं उस चीज को लेकर के, नहीं तो केस हो जाएगा। अगला क्या है, मीडिया उसका पहचान नहीं करेगी। तो जब भी मीडिया वगैरह कहीं भी रेड वगैरह छापा पड़ता है तो मीडिया जो है उसका चेहरा को ब्लर कर देता है, ठीक है ना। तो ब्लर जो कर देता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मीडिया पहचान नहीं करेगी। और ऐसे में अगर कोई पकड़ा जाता तो सुधार के लिए 2-3 साल उसको सुधार कारावास में भेजा जा सकता है। तो ये जो 23 था उसमें बच्चा और महिला दोनों के लिए था। अब आर्टिकल 24 जो है इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है केवल और केवल बच्चा के लिए, ठीक है। 23 में मेरा महिला और बच्चा दोनों का था, लेकिन 24 में जो है बच्चा के लिए भी है, केवल बच्चा के लिए 24 में। तो बाल श्रम पर प्रतिबंध है, चाइल्ड लेबर पे प्रतिबंध लगाया गया है कि जैसे कि कम उम्र के बच्चा को जो है कोई काम पे लगाया दिया जाता है, चाहे खतरनाक काम पे लगा दिया जाता है, तो सब बैन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है जिसका 82 रिपोर्ट का आर्टिकल 3 में बताया गया था कि बाल श्रम, दासता, गुलामी, शारीरिक और मानसिक, ठीक है, उसका बचपन, उसका गरिमा, कोई बच्चा को 0 से 14 वर्ष के लिए कोई डेंजर वाला काम में, खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। किसी को भी दास या गुलाम नहीं बनाया जा सकता है। किसी भी बच्चा को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इससे क्या होता है, उस बच्चा का जो है बचपन खो जाता है, ठीक है ना, होएगा ही कि, और उसका गरिमा का भी ध्यान रखना है। तो देखिए 1996 में जो है एक फंड बनाया गया था, कोष का स्थापना किया गया था, फंड बनाया गया था इसके लिए। और 2006 में जो है घरेलू और व्यावसायिक नौकर क्या होता है, ये दोनों को डिफाइन किया गया। क्या किया गया? डिफाइन किया गया। अब क्या होता है कि अब ऐसा नहीं ना है कि तुमको घर वाला बच्चा है, कोई बोल दिया कि जाओ चीनी लेके आ जाओ 2 किलो, तो अब बाप पे केस कर दिया, माँ पे केस कर दिया कि हमको काम करा रहा है, ये आर्टिकल 24 के खिलाफ है। तो इसीलिए इसको डिफाइन कर दिया कि घरेलू नौकर कौन होता है और व्यावसायिक नौकर कौन होता है। बात क्लियर है। 2017 में जो है राष्ट्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनाया गया था। तब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका कारण क्या है। तो इसका क्या कारण है बताओ। तो कारण जैसे कि मान लो
बच्चा लोग को काम पे लगाया जाता है। तो इसका कारण यह है कि हम लोग जो है आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, पैसा का कमी है। अगर पैसा का कमी नहीं है तो क्यों भेजा जाएगा बच्चा को काम करने के लिए? किसी को भी शौक नहीं रहता अपना बेटा को बेटी को कहीं दूसरा जगह पे काम कराया जाए। उसके बाद वहाँ पे शिक्षित लोगों का अभाव है उसके घर में। शिक्षित लोग रहेगा तो नहीं भेजेगा। ठीक है, अगला क्या है? लैंगिक असमानता और सस्ता श्रम। तो बच्चा जो होता है वो एक सस्ता श्रम होता है। सस्ता श्रम मतलब कि जो काम बड़ा 500 रुपया में करेगा वो बच्चा 100 रुपया में कर देगा। तो इसी के कारण जो है इसको बाल मजदूरी करवाया जाता है। तो सुझाव क्या है? तो आर्टिकल 21, 21A और 51A। तो 51A में मेरा क्या दिया हुआ है? फंडामेंटल ड्यूटी दिया हुआ है। तो हम लोग का मौलिक कर्तव्य के बारे में दिया हुआ। आर्टिकल 21 में क्या है? जीवन जीने का अधिकार है। और 21A में क्या है? शिक्षा का अधिकार है। तो ये सब चीज़ों को लोगों को बताना चाहिए कि हम लोग का कर्तव्य क्या है। आदमी अपना अधिकार जानता है कि अगर आप मेरे साथ ऐसा कीजिएगा या आप छुआछूत कीजिएगा तो हम केस कर सकते हैं। तो देश आपको तो ये अधिकार दिया है, तो देश आपको जो है एक फंडामेंटल ड्यूटी भी देता है जो हर एक नागरिक को मानना चाहिए। लेकिन अपना ड्यूटी लोग भूल जाता है और अधिकार को याद रखता है। तो ये गलत चीज है कि नहीं? अब क्या है? तो यहाँ पे विद्यालय का स्थापना करना चाहिए, क्योंकि बच्चा पढ़ने जाएगा तो ये सब काम में कम जाएगा। ठीक है, माँ बाप अगर पढ़ा हुआ रहेगा, एजुकेटेड रहेगा, तो बच्चा को काम करने के लिए कम भेजा जाएगा। अगला क्या है? गरीबी निराकरण करना चाहिए। तो जो भी गरीबी है देश में उसको जो है निपटान करने का जरूरत है। अगर गरीबी का निपटान होगा तो आदमी जो है, जैसे कि अभी बहुत सारा फंड के थ्रू जो है महिला को बच्चा को पैसा दिया जाता है। अब सरकारी स्कूल में ही जाता है तो बच्चा को तो भोजन मिल जाता है, मिड डे मील। ठीक है, पैसा भी देता है स्कूल वाला, किताब भी दे रहा है। ठीक है, बैग बक्सा कपड़ा सब देता है। उसके बाद भी अगर कोई बच्चा को नहीं पढ़ने भेज रहा है कोई माई बाप, तो कितना खराब बात है। जबकि सारा सुविधा स्कूल वाला दे रहा है फ्री का, तब तो बच्चा को शिक्षित करो। तो यहाँ पे गरीबी निराकरण के लिए भी बहुत सारा कदम उठाया गया है। तो इसको यहीं पे आज समाप्त करते हैं। पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और आगे हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे 25 से 28 कल। थैंक यू। जय हिंद। भारत माता की जय।